हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एफजी लॉकेट। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट राहुल तिवारी सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। अब जब भी हम अपने लॉ स्कूल में होते हैं, एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम ऐसे कुछ सीनियर्स से टच में आए जो कि हमें उस जर्नी के बारे में बताएं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और उन्होंने क्या रास्ता लिया। तो सर ने अपना LLB कंप्लीट किया 19 में LLB खत्म होते ही सर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बाबरी मस्जिद वाला केस। उसके बाद में सर ने LLM किया एंड LLM के बाद सर आपने 1 साल यू टॉट इन इंदौर लॉ इंस्टीट्यूट और सर ने ऑनलाइन भी पढ़ाया है जिसमें आपने 1200 बच्चों को पढ़ाया। तो आज हमारा जो पूरा एक भूमिका रहेगी वो ये रहेगी कि हम जानेंगे सर से, सिंस आपने गुड़गांव में भी प्रैक्टिस करा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, राइट? सो आप सिंस सर हैज बीन इनटू लिटिगेशन आल्सो एंड इनटू टीचिंग आल्सो, तो as kids and as people who are studying right now in law schools, they should know कि अपना रास्ता कैसे figure out करना होता है, because it's not always a cakewalk. आपको you have to work hard, and since sir has worked hard, so he'll be the right person to actually tell us what steps he took and उससे आपको क्या benefit हो पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ये रहेगा कि अब बाबरी मस्जिद केस में सिंस आपने LLB होते ही you started working, तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? लॉ स्कूल में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस इन द पॉडकास्ट मैं आई वाज इन माय 4th ईयर। ओके। तो मेरे सीनियर थे कॉलेज में एंड ही इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन पटना हाई कोर्ट। ठीक है। एडवोकेट आकाश राज। एंड ही मोटिवेटेड एंड दैट टाइम मेरी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेकार थी। तो मैंने पहला मूड जब कर रहे थे तो उन्होंने मुझे को वहाँ भी गाइड किया एंड देन ही सेड कि राहुल तुम रिसर्च पेपर्स लिखो, उसमें तुम पढ़ो रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, उसको तुम रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करो। तो उससे क्या है कि तुम्हारी लॉ की एनालिटिकल स्किल्स भी बढ़ेगी और जब तुम अपने रिसर्च को एक ऑडियंस के सामने, एक पढ़े लिखे ऑडियंस टू बी स्पेसिफिक, अच्छी जगह पे पढ़े लिखे लोगों के सामने, प्रोफेसर्स के सामने जब प्रेजेंट करोगे तो तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और तुम्हारा एक आर्गुमेंट भी डेवलप होगा क्योंकि तुम अपने रिसर्च को वहां पे डिफेंड करने की कोशिश करोगे। तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम और उन्होंने मुझे वहां पे मोटिवेट के साथ ट्रेन भी काफी किया था कि एंड आई वुड से कि मैं एक तरह से समझ लीजिए मैं हमेशा से लकी रहा हूँ कि मुझे हमेशा सही वक्त पे सही लोग मिले। जैसे 4th ईयर में मुझे अपने सीनियर मिले, उन्होंने गाइड किया और फिर 4th ईयर से लेकर अब तक टिल माई मैंने अपना आखिरी पेपर, फिर कोविड के टाइम में मैंने काफी पेपर प्रेजेंट किए थे। तो क्योंकि उसमें ऑनलाइन हो गया था तो आई यूज्ड टू सेंड माय एब्स्ट्रैक्ट, सेलेक्ट होते थे फिर वहाँ प्रेजेंट करता था। तो अब तक मैं 25 रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुका हूँ, मेरे 7 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। और जब मैं LLB के बाद व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर गुड सीनियर तो लॉ ऑक्टोपस एक वेबसाइट है, उस पे मैंने एडवोकेट MR शमशाद सर जो हैं उनका एडवर्टीजमेंट देखा। उनको लॉ रिसर्चर्स चाहिए थे बाबरी मस्जिद केस पे, तो वहाँ CV भेजा एंड बिकॉज इतना मैंने रिसर्च वर्क किया हुआ था खुद से कि मुझे पता था कि रिसर्च में हम क्या क्वेश्चंस रेज करते हैं, एक अपने रिसर्च को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, उसमें लॉ की क्या इम्प्लीकेशन आती है और वहाँ पे क्या क्या शॉर्ट लूप होल्स हैं सिस्टम में और क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने वो चीज़ देखा था। फिर आई वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड इन जुलाई 2019 अराउंड 35 to 40 स्टूडेंट actually fresh advocates and law students also they applied and 2 were selected and I was one of them. Okay. तो वो मेरा जो कहते हैं कि whatever you study in the law school आपके कोर्ट में काम नहीं आता, तो आई गेस ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है कि जो मैंने लॉ पढ़ाई करी, जो मैंने मेहनत करी, वही मेरे को मींस I'll tell you मेरा रिजल्ट आया था 2 जुलाई 2019 को और मैंने उन सर के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था 23, बिकॉज वो मेरा पहला था तो मुझे कोई डेट याद है, मैंने 23 जुलाई 2019 को मैंने ऑफिस उनका ज्वाइन कर लिया था एंड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, without any approach and most importantly without any recommendation, purely तो and फिर 3 महीने मैंने उस केस में काम किया। करीब 5200 पेजेस थे, मींस केस कहाँ से स्टार्ट हुआ टिल हाई कोर्ट जजमेंट। तो लोअर कोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग्स थी सब था, उन सब के ट्रांसलेशंस थे जो हिंदी में ट्रांसलेट हुए थे। तो मुझे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में पहले हिंदी का पढ़ो फिर इंग्लिश का पढ़ो और फिर उनके बीच में गलतियां क्या हुई हैं तो वो मुझे निकालनी थी। तो मुझे को पूरा केस डिटेल में पढ़ना पड़ा था। सो आई थिंक यू कैन पिक इट अप कि इंग्लिश अच्छी नहीं है
then it's also it's okay, you can find a way. Approach नहीं है, then also it's okay, you can find a way. So that's why we called sir here. आपको मैंने इसलिए रिक्वेस्ट करा नहीं, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक है तो भी उस टाइम आप कह रहे हो ना हाँ, उस time इनिशियली में, लॉ fourth स्कूल year में में। एक्चुअली यही थोड़ा एक घबराहट रहते हैं, हिचक रहते हैं मन में कि मैं मूव नहीं कर पाऊंगा, नहीं, मैं वो नहीं चीज कर गलती, पाऊंगा। बिकॉज हाँ, वो गलती मैंने करी थी पहले 3 साल में, फिर मैंने मूड नहीं किए थे क्योंकि Exactly, एक हाँ। फियर था जी, जी, कि यार जी। सिलेक्ट होऊंगा हाँ मैं जी। कॉलेज, हमारे मैं पास आउट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से कॉलेज इन इंडिया, भारतीय विद्यापीठ, एंड वहाँ पे हमारा एक इंटरनल स्क्रीनिंग राउंड होता है। अच्छा, उसके बाद जब आप क्लियर करते हो तभी आप जा सकते हो कहीं बाहर मूव Moving करने के लिए, अच्छा, और फिर कॉलेज भी आपको फिर पूरा सपोर्ट करता है। ठीक दे है। पे अराउंड दे यूज्ड टू पे 5000 रुपीस व्हिच अच्छा। यूज्ड टू कवर द रजिस्ट्रेशन फीस Okay. एंड एटलीस्ट रिसर्च वर्क का जो हम मेमोरियल्स की कॉपीज वगैरह करते थे तो अच्छा। उसका खर्चा निकल जाता था, एंड रजिस्ट्रेशन फीस में आपका लॉजिंग एंड फूडिंग तो कवर हो जाता है कॉलेज में, तो फिर आपका बस रहता है ट्रैवलिंग का, हाँ। तो यू कैन एडजस्ट विद योर ओन पॉकेट मनी। तो वो एक चीज था कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय कॉलेज आल्सो। सो नाइस। अच्छा सर, आपने लिटिगेशन भी करी है, अभी आप कर रहे हैं लिटिगेशन, और आपने कॉलेज में पढ़ाया भी है और आपने ऑनलाइन भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान है जो दोनों चीज़ में इंटरेस्टेड है, लिटिगेशन में भी है और टीचिंग में भी है, तो आपको लगता है कि या क्या वो करियर को ज़्यादा सिक्योर बना देता है या फिर एक्चुअली वो एनर्जी को डिवाइड कर देता है? आई वुड से वो आपको स्पेशलिस्ट बना सकता है ओके। अगर आप ठीक से करो, बिकॉज फिर आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा है, टू सम एक्सटेंट एनवायरमेंटल लॉ, ह्यूमन राइट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी पूरी डिवाइड हो जाएगी। हाँ, nice. बट अगर वो अपने स्पेशलाइजेशन का पढ़ा रहा है तो उससे क्या होता है कि उसके हमेशा बेसिक स्ट्रांग होते हैं, Nice. वो हमेशा उसके फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, वो हमेशा अपने सब्जेक्ट के बेसिक्स के साथ जुड़ा रहेगा, उसे पता है कि अभी क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, तो वो अपडेटेड रहता है। Okay, मोस्ट nice, इम्पोर्टेंटली nice. वो अपडेटेड रहता है, एंड उससे भी ज्यादा आपको एक ऑडियंस भी मिलती है जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को डिस्प्ले कर सकते हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप अच्छा नेटवर्क कर सकते हो, बिकॉज जितने ज्यादा लोग आपको जान रहे हैं, जितने ज्यादा, अब जैसे अगर आपको 1000 लोग मिल रहे हैं, 200 लोग ने आपके टैलेंट को अप्रिशिएट किया, तो 50 लोग आपके काम आ जाते हैं। सही बात है, ठीक है। और उसमें भी फिर आप एज एन एडवोकेट अगर आप पढ़ा रहे हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाओ या कोचिंग में पढ़ाओ, तो डिपेंड करता है पढ़ा क्या रहे हो। अब जैसे कोई लॉयर है जिसकी टैक्स में स्पेशलाइजेशन है, तो ही शुड गो एंड टीच टैक्स, आईपीआर। अब जैसे मेरा लिटिगेशन का ही बैकग्राउंड था, तो इन इंदौर आई यूज्ड टू टीच प्रोसीजरल लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी। तो जहाँ पे मैं बच्चों को बता पाता था कि जो बेरेक में है वही कोर्ट में आता है, और वो होता कैसे है, लाइक बेल के एग्जैक्टली, जबकि बेल के एप्लीकेशंस क्या हैं, अरेस्ट का क्या होता है, सेक्शन 41 के नोटिस जो सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है, वो एक्चुअल लाइफ में भी पुलिस भेजती है हमेशा सेक्शन 41A के नोटिस, वो क्या रहता है, बेल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो दैट इज वेयर मेरी नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस क्लब हो जाता था, और टू सम एक्सटेंट शायद वही एक रिजल्ट था कि अभी तक मुझे टीचिंग में ज्यादा अप्रिसिएशन जो मिली है, वो सिर्फ उसका था कि मैंने अपने अप्रोच को बहुत सिंपल रखा था कि लॉ क्या है, लॉ क्या प्रैक्टिस हो रही है, और उसके बीच का जो गैप है जो बच्चों को नहीं पहुंच पाता, तो मैं उस चीज को पिकअप करता था। ठीक है। अब जैसे लिटिगेशन में सर इनिशियली बहुत पैसा नहीं मिलता है, तो आप रेकमेंड करोगे कि नहीं तुम साथ साथ में पढ़ाना भी शुरू कर दो? आप कर सकते हैं, इनफैक्ट ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप शाम में अगर बीइंग एन एडवोकेट आप फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ठीक है, आप एक सैलरी नहीं ले सकते हो, ठीक है, बट जब आप बार काउंसिल्स के रूल्स पढ़ते हो तो वहां पे टू ए सर्टेन टाइम लिमिट आप कॉलेज में जाके लेक्चर्स ले सकते हो, आप सेमिनार्स में जाके लेक्चर्स ले सकते हो, और उसके एवज में अगर आपको कोई रेन्यूमरेशन मिलती है, यू कैन, इट्स योर्स। तो एडवोकेट्स का तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो एक विजिटिंग फैकल्टी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर विजिटिंग फैकल्टी, या फिर शाम में कोचिंग में पढ़ा लिया, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो अपने फील्ड से जुड़े ही हुए हैं, वो हमेशा अपडेटेड रह रहे हैं। एंड राइट टू टीच फॉर एडवोकेट्स एक्ट, एक एक्ट है 1979 का, वो भी कहता है कि आप यू कैन टीच अप टू 3 hours एवरी डे इन कॉलेज, सो इट्स एंड 3 hours लाइक 45 to 1 hour का लेक्चर होता है। तो उस हिसाब से भी देखो तो अब उसके लिए ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी लाइक यू आर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एंड यू आर टीचिंग इन मुंबई,
सो इट्स बेटर यू ऑप्ट फॉर द कॉलेजेस। और वहाँ पे देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जैसे आप पढ़ा रहे हो, आप जितने ज़्यादा लोग से मिल रहे हो, तो जैसे मैंने उन 50 लोगों की बात करी तो 50 लोग आपको केस नहीं दे सकते, लेकिन कोई आपको एक अच्छे कॉलेज के बारे में बता सकता है, कोई आपको एक अच्छे अपडेट्स के बारे में दे सकता है कि वहाँ कोचिंग में वैकेंसी है, ये है। तो ये चीज़ जो है आपको एक कहीं ना कहीं फायदा दे जाती है, ये है। तो आपको अगर अब चूज करना पड़े इन फ्यूचर, इफ दिस इज द राइट टाइम टू आस्क, कि लिटिगेशन या टीचिंग, आप क्या चूज करना चाहेंगे? ये देखो, ये वो जो है वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। लाइक आई एम 30, आई विल टर्न 31 नेक्स्ट मंथ। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि अब जैसे मैंने हाई एंड लो दोनों फील्ड के देखे हुए हैं। अब इन फ्यूचर अभी मेरी दोनों चल रहे हैं, राइट नाउ आई एम इन प्रैक्टिस, अभी मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है अगले 4 to 5 मंथ्स, एंड दैट इज व्हाई मैं कोई भी टीचिंग असाइनमेंट्स नहीं उठा रहा। एंड दैट इज द रीजन कि इन आफ्टर लिविंग इंदौर आई हैड टू लेट गो अराउंड 13 to 14 जॉब ऑफर्स, ट्रस्ट में। एंड उसमें भी मैं इंटरव्यू भी दे देता था, लेकिन अब वो दूसरे शहर के हो जा रहे, तो आई कैन नॉट टेक इट। बहुत एक अच्छे कोचिंग से मेरे पास ऑफर आए थे, बट बिकॉज मेरी जैसे मेरे पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज थी, मेरे फैमिली के भी कमिटमेंट्स थे, तो उस टाइम ये था कि मैं वहाँ पे था कि मेरे गुड़गांव में रहना ज़रूरी है। तो लाइक ओके, आई एम अगेन प्रैक्टिसिंग, एंड अगेन फिर से यहाँ पे मेरे सीनियर्स ने हेल्प करा। जैसे मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं, जैसे एडवोकेट मनीष लांबा हैं, एडवोकेट अनमोल यादव हैं, तो इनके साथ ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और दे आर दी वंस हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड, अंशुल यादव है, तो दे आर दी वंस हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी कि केसेस कैसे आ रहे हैं, यू हैव टू टेक कैसे केसेस। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप हमारे ऑफिस ले आइए, यहाँ पे काम कर लीजिए, चेम्बर शेयर करना। तो इस क्योंकि अब जैसे कोई क्लाइंट मेरे से मिलने आया तो मैं कहाँ बुलाऊंगा, तो दैट इज वेयर दे हैव कम टू माय रेस्क्यू, क्योंकि मेरे कॉलेज से ही पढ़े हैं और गुड़गांव में ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। पर अब ये होता है कि अब in coming 3 to 4 years, when I'll be much older in practice, I complete my PhD, then it will be like I have to, then after my marriage, फिर आई सिट डाउन विद माय वाइफ एंड आई विल डिसाइड कि यस, इन दो में से अगर दोनों चल जाता है इट्स गुड, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें भी फिर ये डिसाइड करना होगा कि मैं अगर कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ तो उसका इफेक्ट उस पे क्या आ रहा है दूसरे पार्टनर। बिकॉज लाइक आई सेड कि इंडिया में आई मीन एक इंसान का करियर खुद का नहीं होता है, इट इज ऑलवेज जो करियर है वो हस्बैंड वाइफ दोनों का होता है। मींस अगर वाइफ कुछ अच्छा कर रही है तो शी नीड्स हर हस्बैंड सपोर्ट, हस्बैंड अच्छा कर रहा है तो ऑब्वियसली वाइफ के सपोर्ट के बिना इट्स इम्पॉसिबल। तो ये चीज है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आंसर कि मैं कौन सी एक फील्ड लूंगा, बिकॉज़ सो आई जस्ट टेक अ क्विक मिनट। सर ने ये चीज इसलिए मेंशन किया क्योंकि अभी हमारी पहली बात हुई, बिकॉज सर चाहते थे कि आपको प्रैक्टिकल इंसाइट मिले लाइफ के इन जनरल। करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फैमिली लाइफ, योर पर्सनल जो आपकी कमिटमेंट्स होते हैं वो सब हैंड इन हैंड चलता है। तो इनिशियल डेज में आप यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल फील्ड्स, फिर उसके बाद जब आपकी फैमिली और पर्सनल कमिटमेंट्स होती है उस हिसाब से कंसोलिडेट होती हैं चीज़ें। नहीं, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आई हैव सीन हाई एंड लोज। जैसे अब लिटिगेशन में यूजुअली कह देते हैं कि इनिशियल पे नहीं है, बट इफ यू गेट गुड सीनियर्स then the amount of experience you receive, it is unmatched, and no money can match it, because वहीं से जैसे मैंने 4th 5th ईयर में भी मैंने बहुत लंबी इंटर्नशिप्स करी थी। एडवोकेट संतोष पांडे जी हैं, एडवोकेट सुललित सिंह सिसोदिया, they all are first generation advocates, and they have more than 25 years of experience, they have made their names, उनका सब कुछ अब अच्छा हो जाए, तो उनसे सीखना। फिर जो अपकमिंग एडवोकेट्स हैं उनसे सीखना। तो वहाँ पे था कि मेरी डायरेक्ट पढ़ने की इंटरप्रिटेशन काफी इम्प्रूव हुई, और वही चीज फिर मुझे टीचिंग में फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप वो एक दूसरे को अगर कोरिलेट कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहा है तो ठीक है। अदरवाइज कभी भी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे किसी एक में सॉलिडिफाई करना होगा, वो फिर अभी डिसीजन लेने का सही नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने लॉज की भी बात करी, तो लिटिगेशन में है लॉज, इसलिए पे इसलिए कम नहीं है कि कोई पे नहीं कर रहा है, पे इसलिए है कि जो आप लॉ पढ़ रहे हो, आपने, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ बेल का। बेल में क्या है, यू नो व्हाट इज रेगुलर बेल, व्हाट इज एंटिसिपेटरी बेल। अब
आप बेल फाइल कैसे करोगे, कहाँ फाइल करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब क्या है कि जब आप एमबीबीएस देखते हो, एमबीबीएस की डिग्री, उसमें क्या है कि 4.5 साल की पढ़ाई है, उस और 1 साल की कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है। लॉ में वो चीज नहीं है, तो बच्चा प्रॉपरली सीख नहीं पाता। इंटर्नशिप भी चले जाएगा, तो अब इंटर्नशिप भी जाए 5-6 इंटर्न्स हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सीनियर टू गिव दैट मच टाइम। एग्जैक्टली, वो अपने प्रैक्टिस करेगा, अपना कमाएगा या टाइम देगा, तो ये किसकी ड्यूटी हो जाती है। फिर अटेंडेंस इश्यूज भी थोड़ा मैनेज करना तो होता है। इट इज आई थिंक कि 5 years LLB एंड 3 years LLB का थोड़ा सा टाइम रिड्यूस करके एक कंपल्सरी आर्टिकलशिप पीरियड जैसे एमबीबीएस में होता है, वैसा करना चाहिए। एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उससे क्या है कि 6 महीने 7 महीने लगातार जब काम कर लेगा, तो उससे फिर सारे चीजें का आइडिया लग जाता है। तो अब क्या है, अब क्या हो जाता है, बच्चा ने LLB खत्म करी, एनरोलमेंट किया, एनरोलमेंट में दिल्ली में आई गेस अब जो मैं फीस सुन रहा हूँ 15-16 हज़ार रुपये लगते हैं। दूसरे स्टेट जैसे उड़ीसा में आई हैव हर्ड 40,000 के आसपास लगते हैं। अब बच्चा LLB खत्म कर लिया, एनरोलमेंट कर लिया, एनरोलमेंट की फीस दे दी, लेकिन काम नहीं, काम क्या कैसे करना है। तो ही इज दैट स्टूडेंट इज वल्नरेबल एंड दैट स्टूडेंट इज एट द मर्सी ऑफ देयर सीनियर। तो फिर सीनियर तो फिर आपको फिर टॉफी खाने के पैसे देगा, बिरयानी खाने के तो पैसे देगा नहीं। तो वहां पे ये एक शॉर्टकमिंग है। उसी तरह जैसे आप टीचिंग में देख लीजिए, सी प्राइवेट सेक्टर को मैं कभी उतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर स्पेशली इन लॉ में अभी भी वो डेवलप कर रहा है। जैसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनका एक पूरा सेटअप है कि उनके जो फैकल्टीज़ होते हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं। बट लॉ में भी कंफ्यूजन है, 1 year 2 years वाला LLM का क्या है। तो उसमें मैंने एक RTI भी लगा दिया था। अच्छा। बार काउंसिल से फिर मैंने पूछा था, बिकॉज बार काउंसिल के 2017 में नोटिफिकेशन आई थी कि 1 year LLM है तो शायद आप टीच नहीं कर सकते, आप PhD में एडमिशन नहीं कर सकते 2 years वाला। बट फिर RTI मैंने लगाया, बिकॉज क्या था कि देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज इन यूपी who in their advertisement said कि अगर आप 2 years LLM है तो आप पढ़ाने आ जाओ, वरना मत आओ। तो मतलब एक NLS से पढ़ा हुआ लड़का जो 1 year LLM है और जो हार्वर्ड से LLM करके आया है, जो 1 year LLM करके आया, वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कैसा लॉ है। तो इस चीज पे मैं काफी टाइम से सुन रहा था, मेरे भी 1 year LLM है। बट अगेन हियर आल्सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर मनप्रीत कौर राजपाल who hired me on my skills, not on my experience। ना मेरे पास नेट, ना मेरे पास PhD, बस मेरे पास एक टीचिंग स्किल थी। तो उन्होंने कहा कि उन्हें इंटरव्यू लिया, अच्छा लगा, हायर किया। अब क्या वहां पे था, मैं एक एटीट्यूड लेके गया एडवोकेट का बिटवीन टीचर्स। तो वहां पे मैं जलब कैसे हूँ, तो काफी गलतियां करी मैंने इंदौर में। तो वहां पे शी वाज अ बॉस कि उन्होंने मेरी काफी गलतियों को इग्नोर किया था ताकि ये सेटल हो जाए पे। एंड उसमें क्या था कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि शी इज एक्चुअली ग्रूमिंग मी। सो आई फील, मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे को लाइफ के हर स्टेज में अच्छे लोग मिले हैं, टाइम पे मिले हैं वो भी। तो एंड आई एम नॉट श्योर कि आगे भी मुझे मनप्रीत मैम जैसे सपोर्टिव सीनियर मिले ना मिले, बिकॉज बॉस कल्चर यू नो इन इंडिया की जान खा जाते हैं अपने बॉयज की। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ऐसे ऐसे लोग मेरे लाइफ में आए हैं। अब टीचिंग में जब आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी चले जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पे डिस्पैरिटी है बहुत ज्यादा। अब उसमें क्या हो जाता है कि हम इंडियंस को क्या होता है कि स्टीरियोटाइप करने की आदत होती है कि अरे टीचर का तो धर्म है बच्चों को पढ़ाना, तो मतलब टीचर को घर नहीं चलाना, टीचर को घर नहीं खरीदना, उसे गाड़ी नहीं खरीदनी, उसे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, उसे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे नहीं करना, उसे बस पढ़ाना था। तो कम ऑन, देन अगर आप ऐसे स्टीरियोटाइप करेंगे तो यू विल नॉट अट्रैक्ट टैलेंट पीपल इनटू टीचिंग। एंड दैट इज व्हाई अनफॉर्चुनेटली चाणक्य के देश में, इट इज अनफॉर्चुनेट कि चाणक्य के देश में टीचिंग इज द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। जैसे अब फिर जो ज्वाइन भी करते हैं, हाल ही में आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल, एक DU के प्रोफेसर ने, बिकॉज
पे उनकी 6-6 महीने में आ रही थी या 4 डीयू के थे। इट वाज अ गवर्नमेंट अच्छा। प्रोफेसर हु कमिटेड सुसाइड, वो एडहॉक पे थे। ओके। तो इनका एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया उस तरीके से नहीं है। उसके बाद पे डिस्पैरिटी, और उसमें क्या हो जाता है कि जो वहां पे फैकल्टी पहुंच रहा है, एलएलबी किया, एलएलएम किया, नेट निकाला, अगर तब जॉब लग गई अच्छा है, नहीं तो पीएचडी किया जॉब लग गई। ओके। अब उसमें क्या होता है कि वो एक प्रैक्टिकल स्किल जो है मिस आउट कर जाता है। तो उसमें ये, जैसे मैंने बीसीआई के ट्रेनिंग वाला आपको बोला था, जैसे एमबीबीएस में, तो ये होना चाहिए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो भी लीगल रिसर्चर्स रखते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो भी लॉ रिसर्चर्स रखते हैं। तो आई फील कि एक प्रोविजन होना चाहिए कि जो लॉ रिसर्चर्स हैं, जो आई गेस सुप्रीम कोर्ट में तो उनकी सैलरी 65,000 होती है, जो दे क्रैक एन एग्जाम एंड दे बिकम अ लॉ क्लर्क कम लॉ लीगल रिसर्चर्स, तो उनको एक बार टीचिंग के लिए मोटिवेट करना चाहिए। बिकॉज वो क्या होंगे कि वो कॉलेज में नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जज के सी एक एडवोकेट जाके आर्ग्यू कर रहा है तो सिर्फ अपना आर्ग्यू करता है, लेकिन जज, अब एक एडवोकेट बहुत बड़ा एडवोकेट भी है तो एक दिन में उसकी कितनी हियरिंग्स होंगी, 10, 12, 15, लेकिन एक जज है, सीजीएम ही लगा लीजिए, उसके कोर्ट में केस कितने होंगे एक दिन में, लिस्ट 50, 60, 70, 100। तो जो उस जज को असिस्ट कर रहा है तो उसने तो 100 केस पढ़ लिए। तो ऐसे को अगर आप प्रेफर्ड करवाते हैं विद गुड पे, तो सोचे स्टूडेंट्स को कितना फायदा होगा, क्योंकि वो इंसान एक व्हाट शुड आई से कि नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डायरेक्ट स्टूडेंट्स के पास ला रहा है। एंड इसमें आई वुड से कि गवर्नमेंट में आप जैसे देख लीजिए, व्हेन यू गो थ्रू लीगल न्यूज़, जैसे आई फॉलो लाइव लॉ, उसमें भी आया था कि एनएलयू जोधपुर एंड एनएलयू सोनीपत नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होके दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ परमानेंट फैकल्टीज, एंड दिस इश्यूज आर हाईलाइटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। सो यहाँ पे एक्चुअली ये चीज थे कि जो आप कह रहे हैं कि मैंने अप्स एंड डाउन्स वाली बात, सी अप्स तो हर कोई देख लेते हैं कि अरे फलाना प्रोफेसर साहब हैं, ये है, ये 2 लाख तनख्वाह है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, सारी बात मान ली मैंने। वो हर कोई कमेटी बनती है, वहाँ के भी मेंबर बन जाते हैं, कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है, रिसर्च की आती है तो उनको मिल जाता है, सारी बात सही है। लेकिन आप एक इसका साइड पार्ट देखिए, वो सिर्फ आप क्रीम देख रहे हो, एंड दैट इज जस्ट आई वुड से 5%, बहुत कम परसेंट, बट 95% आप देखिए क्या सिचुएशन, स्पेशली इन गवर्नमेंट में देख लीजिए, सेमी गवर्नमेंट में देख लीजिए, बिकॉज एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है तो उससे डायरेक्टली बेनिफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। और फिर आई वुड से समटाइम बच्चों का एक एटीट्यूड भी है, सी क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई का एक इशू आ गया, तो बच्चा कॉलेज में जा रहा है पढ़ाई करने, नहीं सिर्फ अटेंडेंस पूरी करना, और फिर पढ़ाई करने के लिए वो फिर एडिशनल फीस पे कर रहा है और कोचिंग जा रहा है। तो ऐसे आप देखोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ओके टीचिंग यहाँ पे पढ़ा लिया, वहाँ भी पढ़ा लिया, हर जगह से पैसे कमा लिए, बट बच्चा का क्या, वो तो वहाँ भी फीस दे रहा है, यहाँ भी फीस दे रहा है, और फीसेस भी काफी होती हैं प्राइवेट में, तो एटलीस्ट होती है। बट लकीली अगेन आई वुड से भारती विद्यापीठ, मेरी फीस सिर्फ 17,000 रुपए थी साल की, एंड वो कंपटीशन क्रैक करके गया था, अदरवाइज तो मैनेजमेंट कोटा में जाना पड़ता, तो वहाँ पे फीस मेरी 5 टाइम्स हो जाती, तो वो चीज था। तो ऑब्वियसली बट ये दो एक ऐसी चीज है कि जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन 24/7 रहता है, चाहे वो टीचिंग में जाओ या लॉ, क्या है आप घर के बाहर निकल जाओ तो लॉ स्टार्ट हो जाता है हर एक जगह है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे जैसे आपने सर को सुना, तो ये बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है कि मुझे टीचर बनना है, बट ये टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, दिस इज समथिंग आप हॉर्सेस माउथ से जब सुनेंगे ना, यू लिसन फ्रॉम द पर्सन हु हैज एक्चुअली बीन इनटू इट और खुद उसका रास्ता बनाया है, तो यू नो यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि यू नो हाउ टू इम्प्रूव दैट फील्ड, एंड I think people who are seniors into that field, be the bar councils and everybody, आप भी सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि you know इनका पर्सपेक्टिव क्या है कि चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाए। अच्छा सर, अब जैसे MP जुडिशरी का भी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, भाई 3 साल का वर्क एक्स और वो 70% का क्राइटेरिया जो था, आपको क्या लगता है कि मैंने एक वेबिनार में किया था, 2 वेबिनार किए थे इनफैक्ट 2021 में, जब ये पहली बार मामला उठा था। I strongly support experience
फॉर बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर। अब आप जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देते हो, सीबीआई का दीजिए, कहीं का, मैक्सिमम प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में यूजुअली स्टेट प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो एक्सपीरियंस नहीं डिमांड करते, लेकिन जैसे आप दिल्ली में ही देते हो एपीओ का एग्जाम, तो वहाँ पे 3 years एक्सपीरियंस चाहिए। मीन्स टू बिकम अ गवर्नमेंट एडवोकेट यू नीड 3 years एक्सपीरियंस, बट टू बिकम जज यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस। तो ये तो सही नहीं है। बट एमपी ने जो ये 3 years वाला एक्सपीरियंस वाला किया है, बहुत अच्छा स्टेप है। बट एकदम से ऑब्वियसली इसी विद से डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कुछ भी, कि अगर ये नोटिफिकेशन कभी भी आती, तो अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन 2025 में भी आती है, तो 2025 का पास आउट इससे इफेक्ट होगा, तो कभी ना कभी इफेक्ट होना है। बट अगर ये प्रोविजंस लाते हैं कि चलिए 3 years एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन अभी से नहीं, 1 साल बाद से 1.5 साल, तो ज्यादा ठीक है। बिकॉज इससे जो एडवर्स इफेक्ट फीमेल स्टूडेंट्स पे आ जाता है। बिकॉज फीमेल स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक तो 5 साल के LLB खत्म करने का पेरेंट्स ये कर देते हैं कि नहीं, अब 3-4 साल दे रहे हैं, कुछ हो गया, अच्छी अगर प्रैक्टिस हो गई तो ठीक है, या एग्जाम निकल गया तो ठीक है, नहीं तो शादी कर देंगे। तो ये वाला उनके लिए है। तो उस पे भी उस टाइम भी मैंने कहा था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन अक्रॉस द कास्ट, लाइक जनरल कैटेगरी हो तो 50 है, SC ST OBC, और देयर शुड बी 50% रिजर्वेशन। तब मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत क्रिटिसाइज भी किया था कि ऐसे कैसे होता है, बट आई गेस इट वाज जस्टिस NV Ramanna, देयर इज वन ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु सेड दैट फीमेल बीइंग द 50% ऑफ द पॉपुलेशन should get the representation of 50% in judiciary also. So फिर मैंने उस स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहा कि आप बताओ, मैं बोलूँ तो गलत, जज साहब बोले तो सही, बोला कि हाँ ही मेक्स सेंस। बट जैसा आपने नोटिफिकेशन की बात करी, तो उसमें जो 70% वाली चीज है ना, वो बहुत ही आर्बिट्ररी है। एंड आई थिंक मैंने आई गेस नोटिस भेजा भी था, बट देन आई पुल बैक कि मेरा उसमें रिट फाइल करना सही नहीं। बट आई वुड सजेस्ट कि एनीवन जो MP में है, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, दे शुड फाइल रिट अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन। देखिए 3 years एक्सपीरियंस लाने का सेंस क्या था, कि बच्चा पहले पढ़ने के बाद कोर्ट जाए, थोड़ा सा ही सही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझे, काम कैसे होता है, वो एडवोकेट की मेहनत को समझे, ताकि जब वो जज बनता है तो उससे भी पता है कि एडवोकेट की जो फाइल है, वो फाइल बना के फाइलिंग काउंटर पे जा रही है, फाइलिंग काउंटर पे जाके फाइलिंग हो रही है, उसके बाद रीडर के पास आ रही है, तो फाइल कितना घूम के आ रहा है, तो ही नोज दैट जर्नी। उसे एम्पैथाइज तो है ही, बट उसे ये चीज पता भी है कि क्या क्या चीज चाहिए। जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, चेक डिसऑनर का केस है, तो जज शुड नो कि एडवोकेट्स बहुत सारी ट्रिक्स भी करते हैं कि अब चेक को डिसऑनर हुए 6 महीने हो गए, केस ही खत्म है अब तो क्योंकि बाउंस होने के बाद विद इन 30 days यू हैव टू फाइल, गिव द नोटिस, 15 days नोटिस एंड 30 days यू हैव टू फाइल द केस। अब चेक डिसऑनर हुए 6 महीने हो गए, तो एडवोकेट्स अपने ट्रिक लगा के, कि कई लोग क्या होते हैं कि बैंक मेमो गुम करवा देंगे जानबूझ के, बैंक से जाके 2 दिन पहले का मेमो ले लेंगे और बोल देंगे कि हमें मेमो लेना है, ठीक है, ताकि वो लिमिटेशन पीरियड में ले आए उसे। तो ये सारे ट्रिक्स भी उसे पता हो, सिर्फ एम्पैथी की बात नहीं कर रहा, उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पता हो, और उसे समझ में आए कि वर्किंग कैसे होती है कोर्ट की, तब वो एग्जाम दे। उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। लेकिन जब आप 70% कर दे रहे हो, कि अगर आपके या तो आप 3 साल प्रैक्टिस कर लो, या आप कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई कर लो, आप 70% मार्क्स ले आओ, तो फिर मतलब ही नहीं रह गया ना। 70% 3 साल एक्सपीरियंस लाने का मतलब क्या था, ताकि बच्चा कोर्ट जाए, सीखे इस चीजों को। लेकिन 70% जो है वो तो उसके पूरा ऑपोजिट जा रही है। और अगर 70% भी आप देखते हो, तो क्या है, 70% को अगर आप रेगुलर करते हो, तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सारे बाहर हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आई कैन पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पूरा बाहर है, CLC फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को कहोगा कि सिर्फ दिल्ली का एग्जाम दो, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा का एग्जाम दो, उत्तराखंड का दो, MP मत जाओ, ठीक। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब 70% पता है, तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मनमानी नहीं बढ़ा दोगे फिर द स्टूडेंट्स विल बी ऑन द whim एंड फैंसीज ऑफ द प्रोफेसर्स, तो वहां पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। तो 3 years वाला सही है, 70% वाला तो आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने
वो चीज़ डाल दी, वो चीज़ मैं उससे एग्री नहीं करता। तो सर अब जैसे आपने दोनों फील्ड्स देखे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिसको टीचिंग में आना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मतलब दे वांट टू थिंक अबाउट इट टीचिंग, या कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि आए कि ना आए, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप अपने को एनालाइज करना चाह रहे हैं? टीचिंग में एक ऐसी चीज़ है, आई टेल यू, टीचिंग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड को मैं कभी एक्सप्लोर भी करूँगा। हुआ ये था कि लॉकडाउन में मेरे कॉलेज के बहुत सारे जूनियर्स, एक तो हर किसी ने दुकान टाइप का खोल लिया था और स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन थे। तो मेरे कॉलेज के एक जूनियर था, है अभी भी, सॉरी, रचित बैजल, तो उसने बोला कि भैया एक वेबिनार कर दो। मैंने कहा मैं किस टॉपिक पे बोलूँ वेबिनार में? बोला कि आपके एक रिसर्च पेपर है ना मीडिया ट्रायल पे। बोला हाँ, आप उसी पे बोल दो। मैंने ठीक है, और तब मेरे लिंक्डइन का कोई अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने ठीक है, बोल दूंगा। तो बोला, उसमें करीब 150 लोग आए थे, और वहाँ से बहुत, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो ऐसे वेबिनार्स वगैरह करवाना चाहते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इनके तो अच्छा बोल रहे हैं, तो इनको ही वापस ले लो। तो फिर बहुत सारे ऑफर आने लगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं महीने में सिर्फ एक करूँगा। फिर दिसंबर आते आते मेरे को कुछ ऑफर्स आए कि आप ये कोर्स पढ़ा दो इतने इतने दिन के लिए, आपको इतने इतने रुपए दे देंगे। तो लकीली हुआ ये था कि दिसंबर 2020 में एक्चुअली मेरे को एक जैकेट लेना था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, और मैं मॉल से बाहर ही निकल रहा था, उसका कॉल आया था। तो आई वाज लाइक, कर ही लेते हैं। तो और मैंने कहा कि यार, मैंने कितनी क्लास लेनी है? बोला 6। मैंने ठीक है, इसके इतने पैसे? बोला हाँ। तो सोचा है कि यार ठीक है, जैकेट आ जाएगा। तो सिर्फ वो जैकेट के लिए मैंने पढ़ा। हाँ, तो वो मैंने पढ़ाया, हिट हो गया। तो फिर मैंने अपने इस पे इम्प्रूव किया कि कैसे मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, बोलते वक्त मैं कहीं अटक जाता हूँ क्या, या फिर कोई बार बार डाउट पूछा तो मेरे को थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, तो उस पर कैसे वर्क करना है। तो कोर्स बाय कोर्स, फिर कोर्सेज लिंक्डइन भी किया, तो वहाँ पे हर एक जगह पब्लिसाइज करता था, हर एक जगह सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करता था। तो आज आई गेस 28,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे। तो वहाँ से ही फिर ऑफर्स आते गए। तो फिर मेरा था कि सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे को क्लास ले लिया करूंगा ऑनलाइन। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बट ये चीज़ जो मैंने सीखी कि टीचिंग में अगर जाना है तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट अगर आपसे पढ़ने आ रहा है तो आपकी क्लास में इसलिए नहीं बैठ रहा कि ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको कितना आता है। से आई टेल यू, जो हम टीवी पे वगैरह देखते हैं ना, बहस वगैरह कि कोर्ट में ऐसे बहस होता है। अब तो थोड़ी अच्छी मूवीज बन रही हैं कोर्ट रूम ड्रामास पे, पहले जो बनती थी, देखिए क्या होता है, इफ यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम और इफ यू आर आर्ग्यूइंग इन द कोर्ट, यू डोंट आर्ग्यू टू इम्प्रेस द ऑडियंस, यू आर्ग्यू टू कन्विंस द जज। That's true. Similarly, in the classroom, you speak to ensure that the student understand the concept. You don't have to impress them कि ये क्या अच्छा बोलता है, लेकिन पढ़ाया क्या, वो तो समझ नहीं आया। नॉलेज तो बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुन के अच्छा लगा, पर समझ नहीं आया। तो आप में वो चीज, एक पैशन होना चाहिए। और ये पैशन कि आपको जितना आता है ना, वो आपसे, अब सपोज करिए लॉ की जानकारी 4 साल वकालत करने का मुझे जितनी है, उतना जब मैं सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में रहा हूँगा तो मुझे उतनी नहीं थी। तो मुझे वो चीज़ पहले समझना है कि स्टूडेंट अगर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है तो उसको उतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको है। तो यू हैव टू कम डाउन टू दैट लेवल, और आपको एकदम स्पून फीडिंग के जैसे कि ये कंसेप्ट है, इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से आपको करना है। उसके लिए बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फर्स्ट रीड द बेयर एक्ट। पहले बेयर एक्ट को पढ़ो, बाद में किताबें पढ़ो। किताबें इनिशियली 2 महीने तो टच नहीं करो। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, एटलीस्ट पहले बेयर एक्ट पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बेयर एक्ट में कोई इमोशंस नहीं है। बेयर एक्ट इज जस्ट व्हाट लॉ एज इट इज। लेकिन अब जैसे हर इंसान है, इंसान अपना कोई भी बायसनेस कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा अपना बायसनेस या अपनी एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो आप किताब पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल you are reading any book XYZ author, so you are not reading that law, you are reading the interpretation of that author. So if you want to read the law, first read the bear act, और उसके लिए फिर ड्यूटी आ जाती है आपके एजुकेटर्स की, टीचर्स की, कि जैसे मैंने आपको कहा कि टीचर
अगर वो अपनी फील्ड का पढ़ा रहा है, आईपीआर का पढ़ा रहा है, टैक्स पढ़ा रहा है, कोई सीए बैकग्राउंड का है या टैक्स बैकग्राउंड का है, कंपनी लॉ पढ़ा रहा है, मैं लिटिगेशन का मैं प्रोसीजरल लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो वो ज्यादा बेटर है क्यों? फिर आप उसके लेवल पे जाके आप में वो एक पैशन रहना चाहिए कि आप उस सेकंड ईयर के बच्चों को या थर्ड ईयर के बच्चों को, क्योंकि मैंने स्कूल स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हुए हैं, कोर्सेज जो क्लैट की तैयारी कर रहे थे, 2-3 सेमिनार्स ही लिए थे, कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाया है, कॉलेज के पास आउट्स को भी पढ़ाया है, जो बार एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पढ़ाया है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स के एज ग्रुप रहा है दैट इज फ्रॉम 16 to 45, 40s के लोग हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सबकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अब डिफेमेशन है, अब कॉलेज के बच्चों को मुझे एक अलग ढंग से पढ़ाना है, स्कूल के बच्चों को क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ढंग से पढ़ाना है, उसके बाद जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है उसको एक अलग ढंग से पढ़ाना है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको नॉलेज शो ऑफ नहीं करनी, आपको उसको समझाना है उसके लेवल पे जाके, ये चीज हो जाती है। तो ये चीज यू हैव टू इम्प्रूव एंड इट कम्स विद टाइम। तो क्योंकि मेरे को कभी ऐसा था नहीं कि मैं एक अच्छा टीचर, कभी मतलब मेरे को फील्ड ही नहीं था, एक स्पीकिंग स्किल्स थी जो सीनियर्स की हेल्प से डेवलप हुई, वो अच्छा उसमें प्रेजेंटेशन आता गया, फिर मेरा था कि मैं हर कोर्सेज बाय कोर्सेज उसे इम्प्रूव करता रहूं, तो उसी तरह फिर इट वन थिंग लेड टू अनदर। ओके, ये चीज था। अब सर सिंस आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आप अभी प्रेजेंटली लिटिगेशन में, तो क्लाइंट फीस के साथ में क्या स्ट्रगल? वो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। मींस देखो आई टेल यू, इसका फीस का क्या होता है कि जब आप सब्जी लेने जाते हो तो आप मोल भाव करते हो, सेम इज विद द क्लाइंट। लेकिन अब क्लाइंट का क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में देखा होगा कि कोई कारीगर आया, घर में कुछ चीज खराब है, तो वो आया, उसने ठीक किया, तो आपकी मम्मी क्या करती है कि थोड़ा वॉशरूम के भी वो देख लेना कि वो क्या चाह रही है कि जो आया है उस फीस में मैं ये भी काम करवा लूं, वहां जो शीशा टूटा है उसका भी दिखवा लूं, ये भी दिखवा लूं। सेम इज विद द क्लाइंट, बट ये हो जाता है कि यू हैव टू होल्ड ऑन। ठीक है, आप अपने फीस पे अड़े रहिए, जो कुछ अच्छे केसेस आपको मिल रहे हैं, थोड़ा कम पैसा मिलता है कर लो, बट अगर नहीं मिलता है लीव दैट क्लाइंट, जस्ट मूव ऑन। मैं ये सिंपल यही बोलूंगा, जस्ट मूव ऑन। उसके लिए आपको अपने जवान, अपने एथिक्स खराब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि फील्ड ऐसी है कि रेपुटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्लाइंट ट्रस्ट, अगेन रेपुटेशन ट्रस्ट, इट गोज हैंड इन हैंड, और फिर क्लाइंट ही और क्लाइंट लाता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास एक क्लाइंट थे, 2021 की बात है ये। हुआ ये कि उन्होंने अप्रोच किया तो मुझे लगा अरे यार तो कुछ हूँ, क्योंकि लोग ऑनलाइन अप्रोच कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ बन गया था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर एक FIR हो गई, कंप्लेंट हुई है नोएडा के इस पर्टिकुलर थाने में, और मैं तो बस उनको ये कह रहा था, आई टेल यू, पहले बच्चों को बता दूँ जो फील्ड है कि देखो क्लाइंट का भी क्या होता है ना कि कोई अपने साइड की स्टोरी जल्दी पूरी नहीं बताता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने 4 महीने से तनख्वाह मांग रहा था, तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी, करीब 2.5-3 लाख रुपए थी, क्योंकि एंड ही सेड कि मैं रिटायर आर्मी में मैंने 20 साल कुछ काम किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। तो पहले मेरे को हल्का सा डाउट हुआ कि मुझे तो जुमा 2.5 साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ में हूँ अभी और आपके कुछ स्टूडेंट से मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हो गया होगा। मैंने बताइए क्या करना है, मैं भी एकदम हवा में आ चुका था तब तक। मेरे लगा था बस जेठलानी में ही हूँ, तो नहीं आ जाता है। तो मैंने बोला कि, तो मैंने कहा केस क्या है सर आपका बताइए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे पे फालतू के केस कर दिया है, फॉर्जरी इन सब का, मैं तो बस अपनी तनख्वाह मांग रहा था। मेरे को बड़ी दया है उस पर। ये गलती कभी मत करना, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि क्या हो जाता है कि क्लाइंट चाह रहा है कि अगर देखो यू आर एन एडवोकेट, आपका काम है क्लाइंट की आपने प्रॉब्लम सुनी, आप काम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते छोड़ दो। काम कर सकते हो, उसके लिए इमोशंस लाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फीस कोट करो, वो दे कुछ नेगोशिएशंस होंगे ही, वो फीस देता है अच्छा है कर दो, नहीं देता लीव इट, आगे बढ़ जाओ।
अब उसका था, मैंने गलती कर दी, इमोशन में आ गया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको करवा दूंगा। मैंने कहा लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मैंने कहा कि सर आप बस ना पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट की कॉपी ले आई, मैं जानना चाहता हूँ केस क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊंगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि सर मेरी इतनी फीस होगी, और उसने मेरे को उस फीस से थोड़ी ज्यादा दी है। और मैं उस चीज में समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्लाइंट को नहीं सेट कर रहा हूँ, क्लाइंट ने मुझे सेट कर दिया था वहां पे। ठीक है समझ एकदम। अगले दिन पहुंचा नोएडा एसएचओ ऑफिस में। एसएचओ साहब, एक तो हो जाता है कि देखा हुआ, पहले एसएचओ साहब बोले जनाब कितने साल की प्रैक्टिस है आपकी? तो बड़ा बुरा लगा मुझे। मैंने कहा कि मैं इतने साल की हो गई है। बोला कि सर क्लाइंट ने है आपका एक नंबर का झूठा। मैंने क्यों? बोला कि आपके क्लाइंट पे इनसाइडर्स ट्रेडिंग का केस है। अच्छा। क्योंकि वो जो केस है वो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पुलिस स्टेशन पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी कंपनीज हैं जिसमें डिफेंस के काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो वहां पे जो भी काम हो रहा है ऐसे एंड वो कुछ वेपन मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही कुछ था। अच्छा। पूरा डिटेल नहीं दे सकता हूँ अभी आपको। तो उसने कहा कि सर देखिए अभी तक मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करी नहीं है, बोलो तो कर दूं और इसको एफआईआर में कर देता हूँ, मैं निकलता हूँ उसको ढूंढने। मतलब कि उसने कहा कि वकील साहब 3 दिन में निकाल लूंगा, वो कहीं भी हो गए, अगर इंडिया में है ना 3 दिन में निकाल लूंगा उसको मैं। तो उसने कहा कि फोटो आप खींच नहीं सकते, आप कंप्लेंट पढ़ लो, मेरी बात प्रूफ हो जाएगी। मैंने ठीक है दो। तब विद स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैंने कंप्लेंट में, यार देखो अगर मैं किसी पे इनसाइडर्स ट्रेडिंग का केस करने जा रहा हूँ तो ऐसे उठ के नहीं चले जाऊंगा ना थाने, पुलिस वाला मेरे को एंटरटेन नहीं करेगा। अब उसने कहा कि कंप्लेंट जब मैंने पढ़ा कि इसने कंपनी की ये बातें लीक करने, ये टेक्निकलिटीज उनके कंपटीटर्स को, इंडियन दोनों इंडियन कंपनीज, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर ऐसा कुछ नम्बी नारायण सर जैसा कुछ वैसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वैसा कुछ नहीं था, उनको फिर जैसे फंसाया ही गया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि उसने एक कि आप यहाँ भी 3 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, सामने वाले ने 5-6 लाख रुपए बोल दिए कि ये इन्फॉर्मेशन दे दो, कॉम्पिटिटर को आपने दे दिया और उसके लिए आप अपोलोजाइज। अब ये ग्राउंड उनको कैसे पता चला? कहीं से पता कुछ उनके पास इन्फॉर्मेशन आई हुई है, एंड फॉर दैट ही इज अपोलोजाइजिंग ऑन व्हाट्सएप। बोला कि आपके क्लाइंट का यही नंबर है। मैंने कहा हाँ सॉरी, ये आपका फोटो है? बोला हाँ ये देखिए, सॉरी बोल रहे हैं। मैंने कहा ये तो उल्टा हो गया। तो उसने कहा कि बोला वकील साहब एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका बहुत पैसा हो या बहुत ही करप्ट आदमी ही वकील करता है, तो बाकी आप अपने क्लाइंट से बात कर लो और बता देना। और मेरे को बड़ा गुस्सा आया, उसके बाद वो मेरे फोन नहीं उठा रहा। जब मैंने उसको ये बात बता दी कि ये कंप्लेंट है, मेरी गलती थी नहीं, लेकिन मैंने अपने एंड से तो ठीक है, मेरे को जो पता चला मैंने बता दिया, बाद में फोन नहीं उठा रहा। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को एक बार के लिए, बिकॉज इट वाज माय, आप कह लीजिए इनएक्सपीरियंस या आई वाज नीव। इसको मैं जाके ना मैं थाने में इसकी कंप्लेंट ही कर देता हूँ। एक तो मेरे और बच्चे भी पैसे दे नहीं रहा, क्योंकि फिर बाद में फिर बोला कि ये काम के मैं और भी पैसे लूंगा, लेकिन ऑलरेडी वो मेरे को जितने मेरी डिमांड थी उससे ज्यादा वो दे भी चुका था, बट लास्ट का बहुत थोड़ा अमाउंट था। तो गुस्सा यार, मैंने सीनियर को बताया अपने कैसे से है, तो सीनियर ने वही बोला कि फॉरगेट इट। उसने कहा कि अभी तो तुम इसको मान लो, कंप्लेन कर दो, वो तुम्हारी कंप्लेन करेगा बार काउंसिल में, क्योंकि आपने एक एडवोकेट क्लाइंट का ट्रस्ट वाला रिलेशन तोड़ा है। तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तुम्हारे कितने सीनियर्स एडवोकेट होंगे जो उनके नजर में तुम्हारी गलत इमेज चली जाएगी, और ऐसे लोग ही फिर कभी लाइफ में ना दो क्लाइंट और देके जाएंगे। फॉरगेट इट। तो ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई सेड आप अपने घर वालों का केस मत लो, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। लोग कहेंगे कि नहीं आपके घर वाले फैमिली फ्रेंड्स वगैरह ही लेके आते हैं, वो आपको केस लाके दे देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि अरे यही तो मेरे चिंटू पिंटू है और यही मेरा काम कर देगा। और घर वालों के केस लोगे तो आप कहीं ना कहीं, आप देखो जब अगर आप घर वालों के केस लेते हो तो उस केस में आप एक एडवोकेट भी हो और क्लाइंट भी हो। मान लो आपके किसी रिलेटिव्स के या आपके पेरेंट्स के किसी ने पैसे रख लिए, तो आपके भी तो पैसे रख लिए ना, तो आपके भी तो पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो हर्ट हो उस चीज से। तो जब आप ऑलरेडी इमोशनल हो गए तो आप रैशनल कैसे सोच पाओगे? नहीं सोच सकते। ये चीज है। तो
ये चीजें हैं, तो यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल। अब सर लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि सिंस आपने भी इनिशियली एज वी स्टार्टेड आपने बताया था कि आप ये वर्कड ऑन द राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस, तो आपके मैं व्यूज जानना चाहती हूँ राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस एंड ज्ञान वापी पे। ज्ञान वापी मेरे शहर बनारस का ही केस। हाँ सिंस आप बनारस के ही हैं जी। तो आई विल टेल यू, यहाँ पे क्या हो जाता है, राम मंदिर केस में क्योंकि मैं ऑफिशियली शमशाद सर के साथ जुड़ा हुआ था, इस केस में मैंने वर्क किया, तो इस केस में जो जजमेंट था वो मस्जिद के फेवर में नहीं आया, बट इट इज अगेन माय मोरल ड्यूटी, क्योंकि मैंने जो भी ऑफिशियल वर्क किया था वो मस्जिद पक्ष में किया था, तो आई विल नेवर गो अगेंस्ट माय पार्टी, जो मस्जिद पार्टी थी, जो एथिकली सही भी है, ठीक है। बट जब क्योंकि मैंने इस केस में पूरा पढ़ा हुआ है, इस केस में ये सिर्फ वो 1040 पेज का जजमेंट नहीं है, वो केस 5200 पेजेस भी नहीं है, वो इन्वॉल्व करता है वो ASI रिपोर्ट्स इन सबको भी, जो 2002 या 3 में हुई थी, जिसमें साइन नहीं हुआ था, बहुत सारे इश्यूज भी उसमें आए थे, और अगेन जो आर्ग्यूमेंट्स भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि लाइव लॉ में आर्ग्यूमेंट्स अलग आ रहे हैं, बारन बेंच में लाइव लॉ में जो आर्ग्यूमेंट्स की रिपोर्टिंग हो रही है वो अलग हो रही है, और उसी वक्त आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लेते तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कुछ और होती थी। अच्छा। क्योंकि इट वाज टोटल इट हैड बिकम अ टोटल मीडिया ट्रायल केस देन। तो आई वुड से कि कभी भी मैं उस जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, और क्योंकि मेरे को इस केस के फैक्ट्स पता हैं, तो आई वुड से इट इज माय मोरल ऑब्लिगेशन आल्सो दैट आई डोंट एग्री विद दैट जजमेंट, आई डोंट एग्री। ओके, बट कमिंग बैक टू ज्ञान वापी मस्जिद केस, जब इस केस में मैंने वर्क कर रहा था तो वहाँ पे आई केम अक्रॉस द फैक्ट कि एक मस्जिद को मस्जिद होने के लिए, बिकॉज राम मंदिर केस में इट वाज क्लियर कि it was the finding of the court also that there was no demolition of temple to build a structure. Okay. It was the finding. Okay. But again, while researching on that case also, I came across the fact that कोई judgment नहीं हो सकता है, sorry, कोई मस्जिद नहीं हो सकती है unless and until it is built on a free land. इस पे तो आप, मैं किसी मुस्लिम स्कॉलर से भी इस पे मैं डिस्कशन डेफिनेटली कर सकता हूँ कि अ मस्जिद इज अ मस्जिद व्हेन इट इज बिल्ट ऑन अ वर्जिन और अ फ्री लैंड, नॉट ऑन एन ऑक्युपाइड लैंड। अगर कोई ऑक्युपाइड लैंड में वो मस्जिद बनी है तो मस्जिद नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि ज्ञान वापी, जिसकी आई डोंट थिंक कि इसमें अब कुछ ज्यादा टाइम बचा भी है क्योंकि चीजें सामने आ ही जाएंगी, ASI सर्विस गोइंग ऑन, तो अगर ये चीज प्रूव हो जाता है कि जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की को डिमोलिश करके बना है, तो इट मींस इट इज नॉट मेड ऑन अ वर्जिन और फ्री लैंड। तो जब वो फ्री लैंड पे बनी नहीं है मस्जिद, तो वो मस्जिद ही नहीं हुई, बिकॉज उनके रिलीजन में क्लियरली है कि अगर किसी की आप लैंड को जबरदस्ती लेकर वहाँ पे एक मस्जिद बनाते हैं तो अल्लाह वहाँ से नमाज कबूल नहीं करेगा। उनका ये रिलीजन बिलीफ, और अच्छी चीज है ये तो इनफैक्ट। तो जब ये चीज है और ये चीज प्रूव हो जाता है कि ज्ञान वापी दैट मस्जिद, इफ इट इज मेड ऑन अ वर्जिन लैंड, फाइन, discussion is over. If it is not made on a virgin land, then it is not a masjid. And if it is not a masjid, then it should not have the protection of Place of Worship Act 1991. I guess 1991 का ही है वो law. आपने भी बताया। Place of Worship Act. तो जब Place of Worship Act का नहीं है तो then the law should go on its due course, और फिर जो डिसीजन लेना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे कम्युनिटीज के बीच में कोई दरार नहीं पड़े। एंड आई गेस मैं इस चीज में क्लियरली यही बोलूंगा कि बेस्ट ये रहेगा कि दोनों, जब ASI रिपोर्ट आ जाती हैं तो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट 0 होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को बिठा दीजिए, वही आपस में फैसला कर लेंगे। ओके। जहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गई किसी भी साइड से तो चीजें एस्केलेटिंग होंगी, बिकॉज वहां पे मैं बनारस की वो खूबसूरती है कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा कूल माइंडेड हैं
ट्रस्ट में आप कभी भी वहाँ जाओ, आप वहाँ घाट घूमो, वो लोग आपस में ही बैठ के फैसला कर लेंगे, प्रोवाइडेड वो ASI सर्वे आ जाए। यू विल सी कि इसमें अयोध्या जैसा विल नॉट सी दैट पॉलिटिकल टर्मोइल, प्रोवाइडेड बोथ द पार्टीज शुड सिट टुगेदर एंड वो खुद आपस में फैसला निकाल लेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या शिफ्ट होना चाहिए। सो इसमें आई डोंट थिंक कि बस ASI सर्वे का हम लोग रिपोर्ट वेट कर लेते हैं, ये चीज़ है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, इतना एलैबोरेटली अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताए। आई होप आप लोग को इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।